हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो बच्चे, क्या हाल है आप सभी के। आज से जो हमने शुरुआत की है वो सैटरडे स्पेशल। आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी, सर सैटरडे स्पेशल में चैप्टर वाइज लाओ, चैप्टर वाइज लाओ, चैप्टर वाइज लाओ। तो बच्चे, परसेंटेज चैप्टर से मैंने शुरुआत की है और टॉप 20 क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। बच्चे, हमारे पास पूरा 1 घंटा है, थोड़ी स्पीड से हमें चलना होगा। ये 20 क्वेश्चंस नए नहीं है आपके लिए, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। और परसेंटेज चैप्टर तो ऐसा है कि आपने बहुत बार पढ़ लिया। तो ये 20 क्वेश्चंस आज आपके टेस्ट के लिए हैं। तो आप सभी लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है और डिसाइड करना है कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हो पाएगा। जो बच्चे सवाल आपसे रह जाए, छूट जाए, उसे वीडियो के बाद दोबारा देख लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन को 1 घंटे में कवर करना, देखते हैं आज हम कर पाएंगे या नहीं। नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा सा उसका नंबर कम कर देंगे। देखो, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है कि 20 क्वेश्चन आप कितनी देर में कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चे, करेंगे सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे। सवाल देखिए एक बार, सवाल देखेंगे और जल्दी से मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इस सवाल का आंसर कि एक व्यक्ति यदि अपनी आय का आधा भाग एक व्यक्ति यदि अपनी आय का आधा भाग बचाए तो वह 1 वर्ष बाद एक कार खरीद सकता है। बच्चे, अपनी सैलरी हर महीने कमाता है, उसका आधा आधा भाग हर बार वो बचाता जाए तो 1 साल बाद वो अपनी एक कार खरीद लेगा। ये सेविंग्स है। उसने कहा कि यदि वह अपनी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि वो कार वो 9 महीने में खरीद ले। ये सवाल पेन कॉपी का नहीं है, ये सवाल यहां का यूज का है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले वो 12 महीने सेविंग कर रहा था तब जाकर एक कार खरीद रहा था, लेकिन अब उसने किया क्या कि 12 महीने की जगह भाई साहब अब उसको 9 महीने में ही कार खरीदनी है। अब उसे 9 महीने में ही वो कार खरीदनी है। और अगर ऐसा है तो क्या उसे जो 3 महीने की सेविंग थी, क्या जो 3 महीने की सेविंग थी वो अब 9 महीने में ही एडजस्ट करनी होंगी। जो 3 महीने की सेविंग है, क्या अब उसे 9 महीने में एडजस्ट करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो उसने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? तो बच्चे, 3 महीने की सेविंग है और 9 महीने में एडजस्ट करेगा और गुणा 100, 3 तिया 9, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3% की वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए सभी लोग, आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए। क्वेश्चन आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं परसेंटेज के। तो मैं देखूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनका आंसर सही करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। प्रणाम, नमस्कार। चलिए, उसने कहा किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? इतनी सारी जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। उसमें से 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। टेंशन ना लो, इस सवाल में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन का सवाल है, 1,89,000 का तो टेंशन इसमें लेना ही नहीं है भाई। अगर हमारा आंसर परसेंटेज में पूछता है ना, तो बच्चे याद रखना, वास्तविक संख्या की बहुत कम जरूरत होती है हमें। तो आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर जल्दी से बताओ, बहुत ही स्पीड से बताओ। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल है ये। कितने का? मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का। क्या आंसर मिलेगा आपका? तो सवाल ने कहा कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है भाई। अब उन 1,89,000 में से 4/9 पुरुष हैं। 4/9 का मतलब क्या हुआ? सामने देखो, 4/9 का मतलब है कि 9 यूनिट अगर कुल जनसंख्या है तो उसमें से पुरुष कितने यूनिट हैं? आप कहेंगे सर पुरुष हैं 4 यूनिट। ऐसा सवाल ने कहा कि अगर कुल जनसंख्या हमारी 9 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट कौन है? 4 यूनिट पुरुष हैं। तो बचे हुए कौन हो जाएंगे? बचे हुए महिला हो जाएंगी भाई। अगर 9 में से 4 यूनिट पुरुष तो क्या 5 यूनिट महिला हो जाएंगी? क्या 5 यूनिट महिला हो जाएंगी? बिल्कुल सही जवाब है। आगे उसने कहा कि 50% पुरुष विवाहित हैं, मैरिड हैं। तो 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है किसी का आधा। भाई, मैं एक पिज्जा लेके आया, मैंने कहा 50% तुम रखो, 50% मुझे दे दो। तो आप कितना रखोगे? आप आधा रखोगे,
है ना। 50% का मतलब आधा। तो अगर पुरुष की संख्या 4 यूनिट है, बच्चे सामने देखेंगे, अगर पुरुष की संख्या 4 यूनिट है तो इसका आधा यानी कि 2 पुरुष विवाहित हैं। 2 यूनिट, 2 पुरुष नहीं, 2 यूनिट पुरुष विवाहित हैं। और ये 2 यूनिट भैया पुरुष विवाहित हैं तो 2 यूनिट महिला भी विवाहित होंगी। भाई आपस में यही तो विवाहित होंगे कि नहीं, आपस में यही तो विवाहित होंगे। बात क्लियर हुई। अब उसने कहा टोटल जनसंख्या कितना प्रतिशत है जो विवाहित है, तो 2 और 2 4 यूनिट विवाहित हैं और भाई टोटल है कितना 9 यूनिट और गुणा 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 400/9 और आंसर बड़ा प्यारा आएगा 44 सही 4/9%। कितना आएगा 44 सही 4/9%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सवाल, बड़ा अल्टीमेट सवाल है। मैं कह रहा हूं 20 क्वेश्चन लाया हूं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको लगेंगे हाँ ये तो हमने पढ़े हुए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ सवालों में अब कठिनाई बढ़ती जा रही है। तो तैयार रहना बच्चे, 1 घंटा हमारे पास है, समय भी देखते रहना। 20 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने हैं और एक एक बच्चे का आंसर मुझे मिलना चाहिए। अब नहीं तो कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा 20 में से। जो बच्चे इस क्लास को बाद में देख रहे हो ना, जो इसको देखेंगे लाइव होने के बाद, वो भी अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरा स्कोर 20 में से इतना रहा। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से सवाल का आंसर। किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल व मजदूरी की लागत कुल लागत का 70% और 30% है तथा कच्चे माल की लागत का 14 सही 2/7% प्रॉफिट होता है। यदि कच्चे माल व मजदूरी की लागत में 20% और 40% की वृद्धि कर दें और विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि कर दें तो भाई लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या होगा। जल्दी से सभी लोग 66 सही 2/3 बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं भाई सवाल में क्या हो सकता है। एक बात बताओ, उसने कहा किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल और मजदूरी जो है ना, जो कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल पर जो खर्चा होता है और जो हमारा मजदूरी पर है ना, लेबर पर जो खर्चा होता है, वो कुल लागत का 70% और 30% है। अब अगर मैं आपको कुल लागत बता दूं कि कुल लागत है कितनी, तो आपको कहेंगे कि सर कुल लागत 100 यूनिट मान लो कि ये कुल लागत है। क्या है बच्चे, ये कुल लागत कितनी है, कुल लागत है 100 यूनिट। सवाल ने कहा कि भाई मजदूरी और कच्चे माल कितना परसेंट है 70% और मजदूरी कितना परसेंट है 30%, है ना, बिल्कुल सही जवाब। तो कच्चा माल रॉ मटेरियल और मजदूरी यानी कि लेबर, तो आप कहेंगे सर कच्चे माल पर रॉ मटेरियल पर 70% खर्चा होता है, तो 100 यूनिट का 70% 70, लेबर पर कितना होता है 30%, तो 30 यूनिट। 70 और 30 ये आपने यहां तक किया। अब सवाल आ गया, आपने सवाल ने कहा आपसे कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो लाभ हुआ है वो कच्चे माल का 14 सही 2/7% प्रॉफिट है। और बच्चे आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 14 सही 2/7% का जो भिन्न होता है ना, जो फ्रैक्शन होता है, वो 1/7 होता है। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। ये चीजें आपको रटी रहनी चाहिए। जब परसेंटेज पढ़ाया था मैंने, ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। मैंने कहा था कि 14 सही 2/7 1/7। उसने कहा जो कच्चे माल की लागत का 14 सही 2/7% लाभ है, तो मैं आपसे कहता हूं कि लाभ हुआ कितना। तो भाई कच्चा माल तो 70 यूनिट है और इसका 1/7, 14 से 2/7 यानी कि 10 यूनिट हो गया प्रॉफिट। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ। आप कहेंगे 100 रुपया लागत है, 10 रुपए का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे भी बहुत सारी बातें उसने करी है। उसने कहा यदि कच्चे माल और मजदूरी को 20% और 40% बढ़ा दे, तो भाई कच्चे माल को 40% बढ़ाओ, कच्चे माल को 40% बढ़ाओ तो कितना होगा
कच्चे माल को अगर मैं 40% बढ़ाता हूं, कच्चे माल को सॉरी 20%, इसको अगर 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% होता है 14, तो ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। और मजदूरी को कितना बढ़ाया? 40%, इसको 40% बढ़ाओ, यानी कि 12 यूनिट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42। 42 हो जाएगा। अब नई बात उसने कर दी, और विक्रय मूल्य को 80% बढ़ा दो। बच्चे 110 को अगर आप 80% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 88 यूनिट बढ़ जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 198। नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 198। नया विक्रय मूल्य, नया क्रिय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 70 और 30 तो ये है, और इन पे जो जो बढ़ा, सॉरी नया क्रिय मूल्य हो जाएगा 84 और 42, कितना होगा? 126। अब आपने प्रॉफिट बताना है कितना होगा। ये आपने यहां से प्रॉफिट बताना है कितना होगा, कि अगर 126 रुपया क्रिय मूल्य है, 198 रुपया विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8 में से 6 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72 रुपए का। और कितने पर? 126 पर, और गुणा 100। ठीक है भाई, कितने से कटेगा ये? ये 18 से कट जाएगा। 18 चौक 72, 18 सत्ते 126, तो कितना आ गया? 400/7। तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, 1/7%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। कितना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर होगा। बहुत गुड, बहुत गजब गजब क्वेश्चन है आज के, बहुत गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा? टॉप 20 क्वेश्चन, ऐसे ही नाम नहीं रखा मैंने, टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि जो टॉप, इससे टॉप आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे टॉप आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं जितने टॉप क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो आपको आसान लगे चाहे वो आपको हार्ड लगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस का मतलब यही है। तो सवाल आपसे कहता है किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में है, बाकी बची हुई किताबें का 50% अंग्रेजी में है, और बची हुई का 30% फ्रेंच में है, और बची हुई 63,000 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, रीजनल लैंग्वेज जिनको बोलते हैं। ज्ञात करो आरंभ में पुस्तकालय में कितनी पुस्तक थी। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इस सवाल का आंसर? तो आप कहेंगे कि जहां भी, बच्चे एक चीज याद रखना, जहां भी शेष वर्ड जुड़ा हो, देखो उसने कहा किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी की है, फिर उसने बोल दिया बाकी बची हुई, यानी कि जहां भी शेष वर्ड का यूज हो जाए ना, बहुत ही गौर करके चलना है आपने। 50% अंग्रेजी में है, और फिर बची हुई का 30% फ्रेंच में है, और फिर बची हुई 63,000 पुस्तकें रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। यहां आपको बड़े प्यार से और बड़े गौर से चलना होगा। यहां पर हमें बची हुई का बड़ा ज्ञान रखना है। तो यहां पर आप एक चीज मान के चलो कि पुस्तकालय में कुल पुस्तक जो है ना, कुल पुस्तक मैं मान के चलता हूं बच्चे, कुल पुस्तक है ना, ए यूनिट है। कितनी है कुल पुस्तक? मैंने ए यूनिट मान ली। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर 20% पुस्तक हिंदी में है, बच्चे मुझे एक बात बताना, अगर 20% पुस्तक हिंदी में है तो शेष पुस्तक कितनी होंगी? अगर 20% हिंदी की पुस्तक है तो शेष रिमेनिंग बुक्स कितनी होंगी? आप कहेंगे सर 80% होंगी। तो ये रिमेनिंग, मैं रिमेनिंग निकालूंगा, शेष निकालता जाऊंगा। 80%। आगे चलो, उसने कहा बची हुई किताबों का, यानी कि ये बची हुई किताबें हैं, इन बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में है। अगर 50% अंग्रेजी की किताबें हैं तो बची हुई किताबें कितनी बची? 50% अगर अंग्रेजी की किताबें हैं तो बची हुई शेष किताबें कितनी बची? सर 50% ही बची, तो इसका भी 50% निकाल लो। अब ये भी शेष किताबें बची हैं। उसने कहा बची हुई का 30% फ्रेंच में है। बच्चे अगर 30% फ्रेंच में है तो शेष कितनी बची? 70% बची। अगर 30% फ्रेंच में है तो शेष कितनी बची? 70% बची, तो इसका भी 70% निकाल लो।
और ये शेष, ये लास्ट में रिमेनिंग बची है, और रिमेनिंग कितनी बुक्स हैं? 63,000। बस आपने यहां से ए का मान निकालना है, वो आपकी टोटल पुस्तक आ जाएंगी, टोटल पुस्तक आ जाएंगी। बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ओके रजनीश, उसको बुला के लाइए, बोर्ड झिलमिल कर रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई, आप करेंगे सर ये 1/2 आएगा, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 0 से 0 खत्म, 7 से कटेगा, 7 नाम 63, 9,000। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना होगा? a गुणा 1/5 पूरे 25 बराबर 9,000। तो भाई a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा 25 गुणा 9,000। तो आपका आंसर कितना होगा? 25 निम्मा 225, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना, 2,25,000। बिल्कुल सही जवाब। यानी कि टोटल जो पुस्तक होंगी वो 2,25,000 पुस्तक होंगी, 2,25,000। ठीक कर दे इसको। नहीं ये झिलमिल क्या आ रहा है, मतलब जो लाइनिंग सी आ रही है, ब्राइटनेस की वजह से है क्या? फिर कौन सी लाइट की वजह से? बच्चे इस सवाल को करो तब तक, ये हमारी डिस्प्ले ठीक हो रही है। ठीक है, आप इस सवाल को करो तब तक। नहीं फैन नहीं चल रहा भाई, ब्राइटनेस डाउन कर दे, कोई बात नहीं। चलिए, सवाल करा कि चावल के मूल्य में 25% की कमी आने के कारण भुवनेश 240 में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद, देखो उसने कहा कमी के बाद चावल का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आसान सवाल है, ये सवाल आपने किया हुआ है, टॉप 20 में मैंने शामिल किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो उसने कहा जो मूल्य है ना उसमें 25% की कमी आई है। बच्चे मूल्य में 25% की कमी, यानी कि मूल्य जो है वो 100 से घट के कितना हो गया? 75। तो 25 चौके 100, 25 3 75, ये मूल्य हो गया। बच्चे अगर ये मूल्य हो गया तो जो खपत होगी ना, जो खपत होगी वो इसका पलट जाएगी, वो 3 से 4 हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी? 3 से 4। अगर हमें खर्चा समान रखना है, भाई खर्चा तो 240 रुपया ही है ना, पहले भी 240 था, बाद में भी 240 है, तो खर्चा अगर समान रखना है तो मूल्य का अनुपात अगर 4:3 है तो खपत का पलट जाता है, 3-4 हो जाएगा। यानी कि पहले वो 3 यूनिट ले रहा था, बाद में 4 यूनिट, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है भाई? 1 यूनिट का मान 2 किलो। तो उसने कहा है कि कमी के बाद चावल, तो भाई बाद में तो 4 यूनिट खरीद रहा है, तो 4 यूनिट का मान 8 केजी, यानी कि वो बाद में 8 किलो चावल खरीद रहा है। कितने? 8 किलो चावल खरीद रहा है। और उसने मूल्य पूछा है, तो पैसा तो आपके पास 240 ही है, और बटे 8 कर दो, 8 तिया 24। अगर वो आपसे पूछता प्रारंभिक मूल्य, बच्चे अगर आपसे पूछता प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो आप कहते सर 1 यूनिट का मान 2, और प्रारंभ में तो वो 3 यूनिट खरीद रहा था, तो 3 यूनिट का मान 6 केजी। तो भाई अब 240 बटे 6 कर दो, तो कितना आएगा? 40 रुपए प्रति किलो। ये उसका प्रारंभिक है, ये उसका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। बस नेक्स्ट चलते हैं, सवाल पे आएंगे जल्दी से। ये है बड़ा फेमस क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है जो आपको हर बुक्स में मिलेगा, हर टीचर आपको कराएगा, हर स्टूडेंट आपसे यही डाउट पूछेगा अगर आप परसेंटेज के ज्ञाता हैं तो। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिलते हैं, कितने? 30%, और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं, और वह उत्तीर्ण अंक, पास होने वाले नंबर से 25% अंक ज्यादा लेकर आता है, ज्यादा लेकर आता है। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है?
इस तरह के सवालों को आपने ना ऑप्शन से भी उठा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल को पहले आपको समझा देता हूं कि सवाल है क्या कि परीक्षा में एक स्टूडेंट ने 30% अंक लिए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर मैं उस स्टूडेंट को 25 अंक और दे दूं, अगर मैं उस स्टूडेंट को 25 अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल पास हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं पास होने वाले अंक हैं कितने, तो आप कहेंगे 30% तो सर उसके पास हैं, उसको 25 अंक और दे दो तो इतने अंकों पे ना वो सर पास हो जाएगा। 30% तो वो लेकर आया है, 25 अंकों से वो फेल हो गया, मतलब अगर उसको 30% अंक और दे दिए जाएं तो सर वो पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। ओके, उसने कहा उसने परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक लिए और वह उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक ले आया। 25% अंक जो है वो उससे अधिक लेकर आ गया उत्तीर्ण अंक से। बिल्कुल सही जवाब है, उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक ले आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दूसरे स्टूडेंट को अगर 40% अंक मिले हैं, दूसरे स्टूडेंट को अगर 40% अंक मिले हैं तो उसके अंक हैं ज्यादा, उसके अंक हैं ज्यादा। किससे? उत्तीर्ण अंक से। कितने ज्यादा हैं? 25% अंक। तो अगर मैं इसमें से 25% अंक घटा दूं, किसका 25%? उत्तीर्ण अंक का। और उत्तीर्ण अंक है कितना? 30% प्लस 25। 30% प्लस 25 बच्चे, आप इस 25% को 1/4 भी कह सकते हो, इस 25% को 1/4 भी कह सकते हो। तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 30% प्लस 25, ये तो पास वाले अंक थे। और जब वो 40% लेकर आया तो वो ज्यादा ले आया 25%, 25% ज्यादा उत्तीर्ण अंक से। तो अगर मैंने उत्तीर्ण अंक जो कि ये थे, इसका 25% इसमें से घटा दूं 40% में से, तो बात बन जाएगी भाई, बात बन जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप क्या करो, आप क्या करो बच्चे, आप एक काम करो कि आप इसको इधर ले आओ माइनस वाले को, तो ये सेम चीज है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/4 यानी कि 5/4 और 30% प्लस 25 बराबर 40%। तो ये कितनी बार कटेगा? 5 × 8 = 40 और 8 × 4 = 32, यानी कि 30% प्लस 25 बराबर 32%। तो ये उधर जाएगा तो 2% बराबर कितना आएगा? 2% बराबर 25 अंक। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो उत्तीर्ण अंक चाहिए, यानी कि वो नंबर जिस पे वो पास हो रहे हैं। तो पास वाले तो 30% प्लस 25 है, तो 30% का मान बता दो बच्चे। 15 की गुणा इधर भी कर दो, 15 की इधर भी कर दो। 15 की क्यों की? क्योंकि मुझे 30% मिल जाएगा। और इधर कितना होगा? 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 30% का मतलब 375 होता है। तो उत्तीर्ण अंक कितने हो गए? 375 प्लस 25। ये तो इसका बेसिक मेथड है। कितना है? बेसिक मेथड है ऑप्शन नंबर ए। आपने बेसिक मेथड नहीं पढ़ा होगा, इस सवाल को अब तक जब भी किया होगा ना, आपने ऑप्शन से उठा के किया होगा। मैंने बेसिक कराया है, ठीक है, मैंने बेसिक कराया है। अब चलिए इसको एक बार ना ऑप्शन से उठा के भी करके देख लेते हैं, ऑप्शन से उठा के भी करके देख लेते हैं। ऑप्शन से कैसे होगा बच्चे? ऑप्शन देखिए एक बार। उसने कहा एक परीक्षा में छात्र को 30% अंक मिले और वह 25 नंबर से फेल हो गया, 25 नंबर से फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट को 40% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 25% अंक ज्यादा लेकर आ गया। आपसे पूछा उत्तीर्ण अंक, आपसे पूछा उत्तीर्ण अंक, पास होने वाले नंबर। तो मैंने कहा उत्तीर्ण अंक 400 हैं बच्चे, उत्तीर्ण अंक मैंने 400 मान लिया। तो जो जिस बंदे को 40% अंक मिले हैं ना, उसे उत्तीर्ण अंक से 25% नंबर ज्यादा मिले होंगे, 25% नंबर ज्यादा मिले होंगे। तो भाई 400 का 25% कितना होता है? 400 का 25% होता है 100। तो 40% अंक प्राप्त करने वाले के जो नंबर हैं वो 500 हैं। कितने हैं? 500 हैं। तो भाई 1% का मान कितना हो जाएगा? 500/40। 1% का मान हो जाएगा 500/40। आप 30% का मान निकालो, 30% का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30% का मान होगा 500/40 और गुणा 30। 0 से 0 खत्म, 4 से जाएगा 125 बार, यानी कि 30% का मान है 375। यानी कि वो बंदा अगर 375 अंक लाता है ना, तो वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो भाई अगर मैं यहां से उत्तीर्ण अंक पूछूं तो कितने हो जाएंगे? 375 प्लस 25,
यानी कि वही 400 आ जाएगा जो मैं शुरुआत में मान के चला था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों केस में 400 है। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है जो आपको कई कई बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपके सामने ये रहा। चलेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। सवाल का आंसर क्या होगा? टेस्ट है आपका, ये अच्छे क्वेश्चंस का टेस्ट है, बहुत ही गजब के क्वेश्चंस का टेस्ट है, दिमाग को हिला के रख देगा आपके। तो चलिए सवाल को देखिए। अब क्या हुआ, इसमें ठीक हो गया है ना? चलिए अब ठीक हो गया होगा बच्चे। उसने कहा ए अपनी आय का 35% बचाता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? यह सवाल कहने को तो आसान है, कहने को तो सवाल आसान है, लेकिन इस सवाल में जो इंटरेस्ट पैदा किया वो 20.1% ने पैदा किया। अगर ये 20% ही होता तो ये सवाल नहीं होता, फिर ये मजाक होता। लेकिन इसने 20.1% कहा और बच्चे इसमें घूम गए थे, एग्जाम में घूम गए थे 20.1 को, वो 20.1% निकालने बैठ गए। लेकिन आप तो मेरे स्टूडेंट कौन से हो? अप्रोक्सीमेशन वाले स्टूडेंट हो। और अगर आप मेरे अप्रोक्सीमेशन वाले स्टूडेंट हो तो आप 20.1% मत मानो, आप इसे 20% ही मान लो भाई, क्योंकि आप तो अल्टीमेट स्टूडेंट हो अप्रोक्सीमेशन वाले। आपको तो क्या जरूरत है, आप तो 20% ही मानोगे। और आंसर निकाल लो, मेरा आंसर जो भी आएगा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। भाई देखो, सवाल ने कहा ए अपनी आय का 35% बचाता है, तो उसकी मैं कुछ आय मान लेता हूं, कुछ उसका मैं खर्च मान लेता हूं और कुछ उसकी मैं बचत मान लेता हूं, है ना? तो सवाल ने कहा कि अगर वो 35% बचाता है, भाई अगर वो 35% बचाता है तो क्या उसने 65% खर्चा किया होगा? सवाल ने कहा ए 35% बचाता है तो उसने 65% खर्चा किया होगा, तो इनकम कितनी रही होगी? 100%। यहां से आप रेशियो ले लो, 5 सत्ते 35, 5 से 13 और 5 से 20। अब आगे मुझे प्रतिशत वृद्धि करनी है तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं दो दो जीरो ऐड कर देता हूं। मैं इसमें भी 2 जीरो ऐड करूंगा, इसमें भी और इसमें भी। दो दो जीरो क्यों ऐड की? क्योंकि आगे मुझे प्रतिशत वृद्धि करनी है। बच्चे अब सवाल में थोड़ा सा आपको स्मार्ट सोचने की जरूरत है। उसने कहा कि यदि उसने अपनी आय में 20.1% की वृद्धि कर दी, बच्चे आप 20.1% की वृद्धि मत करो, आप 20%, आप 20% की वृद्धि करो। वो आसान है आपके लिए। वृद्धि थोड़ी कम होगी ना, मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा, पॉइंट में कम आएगा। जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा वो थोड़ा सा पॉइंट में कम आएगा, पॉइंट में। देखते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे पॉइंट में। तो 20% की वृद्धि इसमें कर दो, तो भाई इसका 20% होता है 400, तो नई आय हो जाएगी कितनी? 2400। सवाल ने कहा उसके खर्चे में 20% की वृद्धि, तो भाई खर्चे में भी 20% की वृद्धि कर दो, यानी कि 260 की। तो ये कितना हो जाएगा? 1560। यानी कि उसने 2400 तो कमाया, 1560 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? उसने बचाया कितना होगा? आप कहेंगे सर 840 रुपया। कितना? 840 रुपया उसने बचाया होगा। बचत की वृद्धि बता दो कितनी है? आप कहेंगे सर 140 की वृद्धि है। कितने की? 140 की। कितने पर? 700 पर, और गुणा 100। आंसर आएगा 20%। लेकिन मेरा जो 20% आंसर है ना, ये थोड़ा सा कम है, पॉइंट में कम है। क्यों? क्योंकि मैंने 20.1% नहीं निकाला था, मैंने 20% निकाला था। इनकम को मैंने थोड़ा सा कम वृद्धि करी। आय में 20.1% की वृद्धि होनी थी, मैंने थोड़ी सी कम वृद्धि करी है, तो मेरी जो बचत होगी वो थोड़ी सी कम दिखाई देगी। तो 20% है तो 20 में थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दो, तो 20 में थोड़ा सा पॉइंट बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। अप्रोक्सीमेशन के स्टूडेंट हो, 20.1% दिया, आप घबराए नहीं, आपने 20% निकाला, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपना आंसर मुझे बताएंगे जल्दी से। सवाल का आंसर क्या होगा? यदि पास होने के लिए 35% अंक चाहिए,
यदि पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया। भाई बड़े दुख की बात है कि अगर उसे 200 अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो थोड़ा सा सोचो, अगर आप उस बेचारे को 24 अंक दिला दो तो क्या वो पास हो जाएगा? अगर आप उस बेचारे को 24 अंकों से फेल हो गया, कहीं से जुगाड़ करके 24 अंक दिला दो तो वो पास हो जाएगा। जस्ट पास ही तो कराना है। तो भाई पास अंक के लिए तो 35% चाहिए और आप उसे कह रहे हो 200 में आप उसको 24 अंक दिला दो, तो कितना होगा? 224। किसका मान होगा? ये 35% का। भाई 100% का मान बताना है, वो कितना होगा? 224 बटे 35 और गुणा 100। तो कितना जाएगा? 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64। आपका आंसर कितना होगा? 640। ये टोटल अंक हो जाएंगे। टोटल नंबर कितने होंगे? 640 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए एक बार, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये टैक्स वाला क्वेश्चन, और टैक्स वाले क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं स्टूडेंट को। लाइब्रेरी में बच्चे टैक्स वाले क्वेश्चन को लेकर फिरते हैं, टैक्स वाला क्वेश्चन, टैक्स वाला क्वेश्चन। लेकिन टैक्स वाला क्वेश्चन, हाँ, टैक्स वाला क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा आपको। देखना, उसने कहा एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय में 1.2 लाख, 1,20,000 की वृद्धि करता है। 1,20,000 की वृद्धि करता है, परंतु आय पर लगने वाला कर, जो इनकम टैक्स है ना, वो 12% से 10% हो जाता है। पहले उसकी पुरानी जो इनकम रही होगी, पुरानी आय रही होगी, वो उस पे वो 12% टैक्स दे रहा होगा, लेकिन नई इनकम पे वो 10% टैक्स दे रहा है ना। लेकिन एक बात और कह दी, अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितने पहले देता था। तो जो पहले उसका टैक्स था, अब भी उतना ही टैक्स है, अब भी उतना ही टैक्स है। अब यहां पर आप मुझे बताओ, पहले उसकी आय क्या थी? बच्चे आप मुझे क्या बता सकते हो? पहले उसकी इनकम, मैं मान लेता हूं कि पहले उस भाई साहब की इनकम ए रुपया थी या ए यूनिट थी। पहले उसकी इनकम ए यूनिट थी, और जब उसकी ए यूनिट थी तो वो टैक्स कितना दे रहा था? 12%। वो टैक्स कितना दे रहा था? 12%। जो ये 12 से 10% हुआ है ना, ये किस वजह से हुआ है? ये उसकी 1,20,000 रुपया बढ़ने से हुआ है। लेकिन पहले तो वो 12% ही टैक्स दे रहा था। तो अगर उसकी पहले की आय ए यूनिट थी तो उस पर 12% टैक्स दे रहा था, इतना टैक्स दे रहा था वो। लेकिन नए केस में हुआ क्या? उसकी आय में 1,20,000 की वृद्धि हो गई भाई। 1,20,000 की, 1.2 लाख की वृद्धि हो गई। नई इनकम ये है उसकी, और अब कितना टैक्स देगा? अब वो 10% दे रहा है, तो इसका 10% टैक्स देगा। उसने एक बात कह दी कि वो पहले जितना ही टैक्स दे रहा है, तो पहले इतना टैक्स, अब इतना टैक्स, दोनों को बराबर कर दिया। भाई दोनों को बराबर कर दिया, तो आप यहां से ए का मान बता दो जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से आप कहेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो 6A बराबर 5A प्लस 12 पंजे 60, यानी कि 6, 1.2 है ना, 5 से गुणा करेंगे 6, तो ए का मान कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख रुपया। बच्चे ये ए तो उसकी पहले की इनकम थी। क्या आपसे उसने पहले की इनकम पूछी? क्या आपसे पहले की इनकम पूछी? उसने तो कहा उसकी बढ़ी हुई इनकम बताओ। तो 6 लाख रुपया तो वो पहले कमा रहा था, तो नई आय उसकी कितनी हो जाएगी? नई इनकम हो जाएगी 6 प्लस और 1.2 बढ़ गई, नई इनकम हो जाएगी 7.2 लाख रुपया। कितनी हो जाएगी? 7.2 लाख रुपया। बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे जल्दी से, क्या हो गया सवाल का आंसर? अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होगा सवाल में। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान करता है। किसी, मतलब किसको कर देता है? चैरिटी में दान कर देता है। शेष राशि का, यही तो चीज है जो सवाल को बदलती है। शेष राशि, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना इस बात का। शेष राशि का क्रम से 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है, शेष राशि का। और बाकी जो धनराशि बची उसको बराबर बराबर 3 बेटियों में बांट देता है समान रूप से, और प्रत्येक बेटी के हिस्से में 42 लाख रुपए आते हैं। तो बताओ कुल संपत्ति कितनी थी? भाई बहुत ज्यादा संपत्ति थी, बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास में।
देखो 100 मान के करते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग, मैं मान के चलता हूं उस व्यक्ति की जो संपत्ति है ना वो 100 यूनिट है। उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, कुल संपत्ति है ना, वो 100 यूनिट है। अब उसने 30% भाग एक चैरिटी को दे दिया। भाई चैरिटी को कितना दे दिया? आप कहेंगे सर चैरिटी को दिया है 30% भाग, यानी कि 30 यूनिट भाग। शेष कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 70 यूनिट। 100 में से अगर चैरिटी को 30 यूनिट दिया तो रिमेनिंग बचेगा 70 यूनिट। सवाल ने कहा कि अब जो रिमेनिंग है ना उसका 30% और 25% पत्नी और बेटे को, तो टोटल दे कितना दिया पत्नी और बेटे को? टोटल। तो आप कहेंगे सर पत्नी प्लस बेटे, पत्नी प्लस बेटे को टोटल उसने दे दिया 55%, यानी कि 55 यूनिट। तो भाई शेष बाकी कितना बचा? शेष कितना बचा? तो 55% इसका होता कितना है भाई? 70 का 55% मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है। शेष तो 45% बचेगा। ये 45% उसने 3 बेटियों में दिया है, 3 बेटियों में। तो आप अब यहां पर 45%, 70 का 45% अगर 3 बेटियों में दिया तो एक बेटी के हिस्से में कितना आया होगा? उसने समान रूप से बांटा है बच्चे। 70 यूनिट का 45% अगर 3 बेटियों में दिया तो एक के हिस्से में 15% आया होगा। भाई आप खुद सोचो कि अगर 45% कोई धन है, वो 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 15%, दूसरे के में 15% और तीसरे के में 15%। 15%, 15%, 15%, यानी कि इस 45 को उसने 15%, 15% और 15% 3 बेटियों में बांट दिया, और प्रत्येक बेटी के हिस्से में 42 लाख। तो बच्चे 15% है किसका? इस 70 का। इस 70 का 15% किसके बराबर है? 42 लाख के बराबर। इस 15 का, इस 70 का 15% है 42 लाख के बराबर। तो 15% कितना होता है? 15/100 और गुणा 70। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये 2 उधर जाएगा तो 7 तिया 21 यूनिट का मान 84। 1 यूनिट का मान 4 लाख। 1 यूनिट का मान 4 लाख है तो कुल संपत्ति तो 100 यूनिट थी। 1 यूनिट का मान 4 लाख तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 400 लाख। कितना होगा? 400 लाख की उसकी संपत्ति थी। बात क्लियर हुई? बिल्कुल हो गई। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह सवाल बड़ा आसान है आपके लिए। मैंने बीच बीच में थोड़े ऐसे सवाल रखे हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन में अपनी जगह बना गए, लेकिन वो आसान है। टॉप 20 क्वेश्चन में अपनी जगह तो बना गए, लेकिन वो आसान है, वो मैंने बीच बीच में रख दिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये भी मैं कर पा रहा हूं। तो जल्दी से बताओ सवाल का आंसर क्या होगा? दो संख्याएं तीसरी से 40% और 80% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली के बराबर हो जाए? कि ये पहली के बराबर हो जाए। अब आप मुझे सोचो कि जब दो संख्या किसी तीसरी को टारगेट करती हैं, जब दो संख्या किसी तीसरी संख्या को टारगेट करती है, तो मैं तीसरी को 100 मानता हूं। ये बात मैंने कई बार आपको बताई है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बच्चे दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी को टारगेट किया तो आपने तीसरी को मान लिया 100। तीसरी संख्या 100 है। तो सवाल ने कहा दो संख्या किसी तीसरी से 40% और 80% कम है, तो पहली संख्या तीसरी से 40% कम है तो ये इसका 60% होगी, 60 यूनिट होगी। दूसरी संख्या 80% कम है तो दूसरी संख्या तीसरी से 80% कम है तो बच्चे इसका 20% होगी, इसका 20% होगी। अब सवाल ने आपसे कहा कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाऊं कि यह पहली के बराबर हो जाए। उसे कितना बढ़ाऊं कि यह पहली के बराबर हो जाए? बच्चे इसको 60 बनाने के लिए क्या इसमें 40 ऐड करना होगा? 40 बढ़ाना होगा इसमें। क्या दूसरी संख्या को 60 बनाने के लिए, पहली संख्या बनाने के लिए इसको 40 बढ़ाना पड़ेगा? और उसने कहा कितना प्रतिशत? तो 40 बढ़ाना है 20 पर और गुणा 100। तो कितना होगा? 20 दूनी 40, यानी कि इसको 200% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 200% इसने बढ़ाना है। बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल करिए जल्दी से। इसको साइड करना थोड़ा सा। चलिए बताएंगे आंसर जल्दी से, इसका क्या होगा?
पीठ बनाओ भाई। उसने कहा यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसकी त्रिज्या रेडियस को 20% कम कर दिया, ऊंचाई हाइट को 40% बढ़ा दिया, तो उसके आयतन यानी कि जो वॉल्यूम है ना उस पर कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम पर आयतन पर कितना चेंज आएगा ये आपने बताना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को जानता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे जब प्रतिशत वृद्धि करते हैं ना तो हमें केवल डायमेंशंस जो वेरिएबल्स हैं केवल उनसे मतलब है, जो चेंज होते रहते हैं। रेडियस है वही चेंज हुआ, हाइट है वही चेंज हुई। अब पाई का मान थोड़ी चेंज होता है, जब से आप पढ़ने बैठे हो पाई का मान 22/7 भिन्न में 3.14 पॉइंट में होता है। इसके अलावा कभी कुछ और मान सुना है पाई का? नहीं होता। बच्चे रेडियस और हाइट ही चेंज होती रहती है, इनसे मतलब है। अब देखो त्रिज्या को 20% कम किया है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो त्रिज्या आई कितनी बार है फॉर्मूले में? 2 बार आई है, तो 5 में 1 की कमी कर दो 4 और 2 बार 5 से 4 कर दो। जितनी बार त्रिज्या आई है उतनी बार 5 से 4 कर दो। ओके, अब उसने कहा जबकि ऊंचाई 40% बढ़ गई। बच्चे 40% का मान होता है 2/5, तो ऊंचाई कितनी हो गई? 5 से बढ़ के 2 प्लस कर दो 7 हो गई। आयतन के लिए तीनों को गुणा कर दो 125 और 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, यानी कि 125 से 112 हुआ है आयतन। तो भाई इंक्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, घटने का मतलब बनता है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 125 से 112 हुआ आयतन, तो बढ़ने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, घटेगा आयतन। और नो इंक्रीज नो डिक्रीज मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। बच्चे ये 125 है तो ये भी 125 होना चाहिए था फिर, अगर नो इंक्रीज नो डिक्रीज, लेकिन ये है नहीं, तो यानी कि घटा होगा। और एक ही ऑप्शन में घटा दिखाई दे रहा है 10.4%। 10.4% कितना है? 8 5 13/125 और गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10.4%, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और बाकी महिला है। 55% पुरुष है और बाकी महिला है। 40% पुरुष अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। अनपढ़ महिलाओं, आप लोगों में से आधे तो ऐसे जिनको क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, जिनको यह कि इतना टाइम बचा है उतने क्वेश्चन बचे हैं। बच्चे क्या चाहते क्या हो आप लोग? मैं 10 मिनट में करके अलग हट जाऊंगा इन सवालों को, मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये सवाल। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, इतने मिनट बचे हैं, इतने क्वेश्चन बचे, इतने मिनट। अबे जो चल रहा है वो तो पढ़ लो, जो बच रहा है टाइम को रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते ना, तो जो पढ़ रहा है जो चल रहा है उसे पढ़ लो प्लीज। पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप जाइए, यहां टाइम मत गिनवाइए, मुझे भी दिख रहा है टाइम इतना बचा है। तो सवाल ने कहा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और बाकी महिला हैं। 40% पुरुष अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ओके, सवाल को देखो। मैंने कहा 100 यूनिट ना, ये टोटल पॉपुलेशन कह दिया मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन 100 यूनिट है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100 यूनिट है। उसने कहा इसमें से 55% पुरुष हैं, 55% मेल हैं, तो यानी कि बच्चे 55 यूनिट मेल हो जाएंगे। फीमेल कितनी है? 45 यूनिट। फीमेल कितनी है? 45 यूनिट। भाई 100 यूनिट अगर टोटल है उसमें से 55% अगर पुरुष हैं तो 45% फीमेल होंगी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलो। उसने कहा 40% पुरुष अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। उसने जो पूछा उस पे ध्यान दो, जो दिया हुआ है उस पे ध्यान नहीं, जो पूछा है। उसने कहा अनपढ़ महिला और शिक्षित पुरुष, ये उसने कहा। अब आप मुझे बताओ, अगर 40% पुरुष अनपढ़ हैं, अगर 40% पुरुष अनपढ़ हैं तो शिक्षित पुरुष कितने होंगे? आप मुझे बता दो, शिक्षित पुरुष कितने होंगे? बच्चे 60% होंगे कि नहीं? और किसका? 55 का। निकालना मत, इसको ऐसे ही रहने दो। 60% किसका? 55 का।
अगर 40% पुरुष अनपढ़ हैं तो शिक्षित पुरुष 60%। अगर 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो अनपढ़ महिला कितनी होंगी? 60% महिला अनपढ़ होंगी। तो 60% किसका? 45 का। बच्चे दोनों का अनुपात ले लो, तो 60% से सीधा 60% कट जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, अनुपात लेते ही सीधा परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा। सवाल ने कहा कि जो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष कितने ज्यादा हैं? तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष कितने ज्यादा हैं? सर 10 ज्यादा हैं। और किससे? 45 से। और गुणा 100, तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 की 100 में गुणा करेंगे 200/9, आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। कितना आंसर आएगा? 22 सही 2/9%, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन कहां जाके बना बच्चे? ये बना जब आपने ये परसेंट से परसेंट काटा। बच्चे इसमें कहां घूम जाते? वो घूम जाते इसमें, इस परसेंट निकालने बैठ जाते, 55 का 60%, 45 का 60%, फिर वो देखते। लेकिन जैसे आपने रेशियो लिया 60% से 60% उठ गया, 55-45 ही बचे, है ना? तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्चा करना चाहती है, तो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितने परसेंट होगी? कितने परसेंट की वृद्धि होगी? चलिए देखते हैं। उसने कहा पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई। भाई पेट्रोल है, कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। रात को सोए पता चला 95 था पेट्रोल, सुबह उठे पता चला ओहो 105 हो गया। तो पेट्रोल है भाई, ये इसका कोई नहीं रोक सकता पेट्रोल को बढ़ने से। तो पेट्रोल की कीमत 19% का मतलब है 100 से बढ़ के कीमत हो गई 119। 100 से बढ़ के कीमत हो गई 119। उसने कहा पेट्रोल के अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्चा कर सकती है। यानी कि सुनीता जो है वो पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी पेट्रोल पे, लेकिन पता चला कि पेट्रोल की कीमत हो गई 119। अब सुनीता ने कहा कि मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, मैं 12% ही बढ़ा सकती हूं अपनी कीमत, मतलब अपना खर्चा 12%। 100 का 12% यानी कि 112 रुपए तक ही मैं खर्च करूंगी। मुझे नहीं मतलब 119 पेट्रोल हो गया, 150 हो गया। पहले मैं 100 रुपए का पेट्रोल ले रही थी 1 लीटर, अब मैं 112 का ले सकती हूं। 112 का जितना भी आएगा, जितना भी आएगा, वो 1 लीटर आए उससे कम आए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं 112 तक ही खर्चा करूंगी। तो सुनीता ने जिद अड़ा ली कि सुनीता केवल 12% ही बढ़ सकती है, यानी कि 112। तो अब मुझे बता दो कि वो कितना कम, कितने का डिफरेंस है? 119 से 112 जो है ये कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे उसने कहा खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा। भाई मात्रा को तो कम होना पड़ेगा, कितना? 7 यूनिट। और कितने पर? 119 पर, और गुणा 100, तो ये जाएगा 17 सत्ते 119। ये कितना आएगा? 17 छिक्के 102, लगभग 6%, लगभग 6% है 17 छिक्के 102। 7 कहां से आ गया? 17 छिक्के 102, लगभग 6% आपका आंसर। 6.25 आ रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। हाँ लगभग 6% सही तो है, लगभग 17 छिक्के 102, 100 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। 5.88 सही आ रहा है। राहुल तेवतिया सर का प्यारा छोटा भाई तुषी, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए सवाल को देखिए। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा? यहां भी आपको घुमाएगा। मैंने कहा टॉप 20 क्वेश्चंस में जगह अच्छे सवालों की बनी है, ऐसे नहीं बनी सवालों की जगह, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा सवाल, ठीक है। तो उसने कहा कि यदि ए बी से 40% कम है, बच्चे यहां पर अगर मैं आपसे कहूं बी की वैल्यू 100, तो ए कितना हो जाएगा? उससे 40% कम, यानी कि ए हो जाएगा 60। भाई बी से 40% कम है, ए हो जाएगा 60। गुड। उसने कहा सी ए और बी के योग का 40% है, तो सी कितना है? आप ए और बी का योग करो 160 और उसका भी 40% कर दो, तो 40/100 कितना हो जाएगा? सी। बच्चे सी हो जाएगा 64, सी हो जाएगा 64। सवाल ने कहा बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? जो बी है वो सी से, तो भाई बी तो 100 है, सी 64 है, कितना अधिक है? आप क्या मुझे बता सकते हो? सर आइए तो 36 अधिक है।
36 अधिक है ना, और किस से बात कर रहा है, सी से, तो भाई सी का 64 नीचे आ जाएगा और गुणा 100। तो 4 नाम 36 और 16 चौके 64, ये कितना होगा, 16 छिक्कम 96, 6 निम्मा 54, लगभग 54-55% के आसपास। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 56 सही, 1/4%। भाई 100/16 कितना होता है, 16 छिक्कम 96, 6 सही 1/4, 6.25, और 6.25 की आप 9 में गुणा करेंगे तो वही आएगा 56.25। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल करो जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिशत में इस सवाल ने अपनी जगह बनाई टॉप 20 क्वेश्चंस में, मतलब सवाल में दम है। जल्दी से बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल ने कहा कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। आप यहां पर x y का रेशियो लो, x और y का अनुपात लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। लेकिन उसमें भी आपको बहुत चीजें काटनी पड़ेंगी, आपस में कैंसिल आउट करनी पड़ेंगी। जल्दी से करो, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। चलो भाई, y के 1/4, तो y का 1/4 निकाला, ये रहा, का 30%, का 30% ये रहा, का 2.5 गुणा इसका 2.5 कर देंगे, किसके बराबर है, ये है x के आधे के बराबर, x का आधा और उसका भी 25%। अच्छा, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30, ठीक है, 5 पूरे 25 0.5 बार जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा y गुणा और 5 तिया 15, 1.5/2 बराबर ये कितना है, x गुणा 1/2, 2 से 2 गया, तो 1.5 का मतलब कितना है, 3/2, तो y गुणा 3/2 बराबर x, 2 उधर चला जाएगा तो बचे 3y बराबर 2x। तो यहां से x और y का रेशियो कितना आ गया भाई, x के सामने 3 है, y के सामने 2 है, तो ये 3-2 का रेशियो बना x y का। सवाल ने कहा कि x y से कितना कम है, y से, कंपैरिजन y से किया है, तो बच्चे ये तो एक ज्यादा है, x जो है एक ज्यादा है किससे, y से, और गुणा 100। ये तो सर 50% ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा x, यस और नो सर, x तो एक ज्यादा है y से, तो 50% मोर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपका आंसर आना चाहिए स्पीड से, बताएंगे जल्दी से आंसर क्या होगा। सवाल है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, वो बचत करती है रेनू, यदि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो, आय में 29% की वृद्धि हो, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ जल्दी से क्या होगी। भाई जब भी आय खर्च का सवाल आए तो एक तरफ आय लिखो, दूसरी तरफ खर्च लिखो, और तीसरी तरफ बचत लिखो, ओके। तो उसने कहा आय का 20% उसने बचाया, अगर 20% बचाया होगा तो 80% खर्चा किया होगा और 100% कमाया होगा, बात क्लियर हुई। तो उसने कहा 20 एकम 20, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, बच्चे 2-2 जीरो लगा दो। 2-2 जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ना आगे प्रतिशत वृद्धि करनी है, हम अपने दशमलव से बच जाएं इसीलिए, हम अपने दशमलव से बच जाएं इसीलिए। उसने कहा खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो खर्चा अगर 20% बढ़ाया तो 20 यूनिट ही बढ़ाया होगा, तो खर्चा 120 कर दिया। और आय में 29% की वृद्धि होती है, अच्छा खर्चा सॉरी बचत बढ़ा दी मैंने 20% की, तो 20% की यानी कि 80 की वृद्धि, तो 480। आय में 29% की वृद्धि, तो 29 पंजे 145 होता है, तो भैया 545 यानी कि 500 145 645। तो बचत कितनी करेगा 5, और 14 में से 8 गए 6, और 165 की वृद्धि करेगा। बच्चे आप साफ देख सकते हो 65 की उसने वृद्धि करी है बचत में, तो 65/100 और गुणा 100, तो आपका आंसर आएगा 65% की वृद्धि है किसमें, बचत में, और उसने बचत की ही वृद्धि आपसे पूछी है, यानी कि सेविंग्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल करिए, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन चीजें बहुत सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसने कहा 25% ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बच्चे का, इसको आप का मान लेना, का, ऑफ का मतलब का, सभी जानते हैं, वैसे इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं है ये चीज, ऑफ का मतलब का
है ना। तो उसने कहा 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150 अपॉन 40% ऑफ 2250। बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के वास्तव में। देखो पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं भाई। 50% का मतलब 1/2, 30% का मतलब 3/10 और 150, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 गई, 15 थी 45/2, 45/2 तो मुझे यहां से मिला। और 25% ऑफ, 25% का मतलब होता है 1/4 और 45/2, यानी कि 45/8 तो मुझे मिला न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से अंश से क्या मिल गया, अंश से मिल गया 45/8। डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5 और 2250 का 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 2 0 0, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 900। ठीक है, 900 आया। हाँ सही है, 900। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, तो 45/8 और गुणा 900। भाई ये तो न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। कितना बनाएगा ये, हमें प्रतिशत में निकालना है ना, आंसर प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इंटू 100 कर दो बस। कितनी बार जाएगा, 0 से 0 खत्म, 9 पंजे 45, 5/8 कितना होता है भाई, 0.8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 0.625%। परसेंट में दिया था इसलिए 100 से गुणा किया, 0.625%। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई 10% कम तो क्षेत्रफल। आसान सवाल है, तो बड़ा प्यारा, पता नहीं इसने कैसे जगह बना ली, जुगाड़ से आया है ये टॉप 20 क्वेश्चन में। ये ऐसे होते हैं जुगाड़ वाले, जो अलग दिख जाते हैं, साफ दिख जाते हैं। देख लो, ये जुगाड़ वाला क्वेश्चन है, ये जुगाड़ से आया है, दिख गया ना, साफ दिख गया ना। पहले कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, जैसे सवाल आया तो उनके कहते जुगाड़ से आया सर ये तो ये आप कहीं भी सेलेक्ट होकर जाओगे ना, जुगाड़ वाला अलग दिख जाएंगे, जुगाड़ वाला सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक, चौड़ाई 10% कम, तो भाई उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यार फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाएंगे। और 10% 10% है, बढ़ाया 10% कम किया तो 10 गुणा माइनस का 10 बटे 100, तो 0, 2 0 से 2 0 खत्म, माइनस का 1% बचे। माइनस के 1% का मतलब 1% की कमी। कितना आएगा, 1% इंक्रीज नहीं, 1% की कमी होगी, 1% की कमी। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखिए। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि हुई, किंतु स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, भाई लोग गांव से शहर चले जाते हैं, शहर से विदेश चले जाते हैं, तो स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% कम भी होती रही जनसंख्या। तो बताइए 2 साल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, 2 साल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो सवाल ने कहा किसी शहर की जनसंख्या बच्चे 2.5% तो बढ़ रही है, लेकिन स्थानांतरण के कारण लोग विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से 0.5% कम हो गई। तो ओवरऑल कितना फर्क पड़ा, ओवरऑल तो 2% की वृद्धि हुई है हर वर्ष। ओवरऑल तो हर साल 2% की वृद्धि हुई है, हर साल 2%। उसने कहा 2 साल में कितनी हो जाएगी, भाई लगाओ इस पे भी a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 बटे 100, तो आंसर आ जाएगा 4.04% आंसर, इतने की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन आपके खत्म। अब आप लोग परेशान थे कि इतने मिनट, इतने क्वेश्चन, इतने मिनट। टीचर पे विश्वास और कंसंट्रेट होना चाहिए क्वेश्चन पे, बाकी का फालतू का दिमाग मत लगाओ, उसके लिए मैं बैठा हूं। तो जल्दी से स्कोर बताओ आपका क्या होगा, यहां पर नहीं, जैसे क्लास खत्म हो अपना स्कोर बता देना, मैं उस हिसाब से समझूंगा कि लेवल ये है। और अगले सैटरडे हम मिलेंगे एक बहुत ही गजब की चैप्टर के साथ, ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो प्रॉफिट लॉस के ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार क्लास को लाइक करके जरूर जाना अगर अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।